केमिस्ट्री की रिवीजन करेंगे। बट वो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें बता देती हूँ। कल मुझे एक बच्चे ने पूछा था कि मैम आप क्या कराओगे कल? तो मैंने उसको ये बोला, ये सब बच्चों के लिए, ये ध्यान से सुनिएगा। मैंने ये बोला है कि मैं रिवीजन कराऊँगी, लेकिन आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें उतनी डिटेलिंग नहीं होगी, जैसे हमने पहले कराई। तो आपने पहले अपने पेस से करते जाना है। जो आपकी स्पीड है, उस हिसाब से जितनी भी ऑलरेडी हमने पहले क्लासेस ली हैं, उनकी प्लेलिस्ट आपके पास है यूट्यूब पे, तो आप पहले उनको साथ-साथ में देखते जाइए। ये जो है, ये सिर्फ़ आपको की जो चीज़ें हैं, उनको थोड़ा सिंपल करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि रिवीजन का मतलब ये है कि पूरी कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में बताया जाएगा, वो बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि रिवीजन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ कुछ ऐसे पॉइंट्स जो मैं आपको बताऊँगी ताकि आपको याद रखने में आसानी हो, ठीक है? लेकिन आपने पढ़ना वैसे ही है। अगर आप जो है ऑर्गेनिक पे अभी पढ़ रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो भी ऑर्गेनिक के जो चैप्टर हैं 1, 2, 3, 4, तो उन चैप्टर की आपने दोबारा से प्लेलिस्ट को देखकर क्लास वाइज़, ऐसा नहीं कि रैंडमली आप कोई भी जो है वीडियो उठाकर देखें, नहीं, आपने उसको देखना है अच्छे से कम 1 बार और देखना है। इन केस अगर कोई कांसेप्ट नहीं समझ में आता तो उस वीडियो को दोबारा रिवाइंड कर लीजिए पूरा देखने के बाद। ये ना हो कि कई बच्चे क्या करते हैं, कुछ समझ नहीं आया उसको दोबारा सुनने लग गए, नहीं। पहला पूरा एक बार देख लो, उसके बाद में दोबारा आप आइएगा। तो अब जो हम रिवीजन करेंगे, ये चारों चैप्टर की कंबाइंड फॉर्म में करने वाले हैं। जितने जो चारों चैप्टर हैं उनमें क्या-क्या चीज़ें हैं। तो पहले तो हम देख लेते हैं क्या-क्या क्वेश्चन्स आते हैं। पूरी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, उनमें लगभग ये क्वेश्चन्स आते हैं। हाँ, अगर गलती से मेरे से कोई कैटेगरी छूट जाती है, वो अलग बात है, पर मैं कोशिश की है कवर करने की। तो पहला आता है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर से रिलेटेड जो क्वेश्चन्स होते हैं, वो आते हैं पहले। और उसके बाद जो दूसरा जो क्वेश्चन आता है, वो आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन। तो पहला आपका हो गया इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, दूसरा आपका जो है, वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन। तो ये भी लगभग 2 मार्क्स का आ जाता है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर भी 2 मार्क्स का आता है। फिर आते हैं नेम रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। देन आता है आपका मैकेनिज्म। मतलब ये क्वेश्चन ज़रूर आएँगे। एक एक क्वेश्चन जो है जो है 2-2 मार्क्स के होते हैं मोस्टली, तो ज़रूर आते हैं। मैकेनिज्म कभी 2 मार्क्स का देते हैं, कभी 3 मार्क्स का देते हैं। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग नेम रिएक्शन, मैकेनिज्म, और फिर उसके बाद आपका आता है कंप्लीट द रिएक्शन या आइडेंटिफिकेशन। आपको या तो उन्होंने रिएक्शन की फॉर्म में दे दिया गया होता है कि एक कंपाउंड है, उसका रिएक्शन किया किसी रिएजेंट के साथ, ए बन गया, फिर उसके बाद आगे रिएक्शन किया, फिर सी या बी कंपाउंड बन गया, उसको आपने आइडेंटिफाई करना है। या फिर क्या आता है, लैंग्वेज बेस आता है, लैंग्वेज में बताया होता है। तो ये हम वैसे कर चुके हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चंस है ना, ये तो आप चाहे जितनी मर्ज़ी प्रैक्टिस कीजिए कम है, लेकिन जो एनसीईआरटी में आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो आपने ज़रूर करने हैं, वो आपसे गलत नहीं होने चाहिए। अगर आप कहें कि मेरे से एनसीईआरटी के क्वेश्चन में आपका एक भी गलत हो रहा है, इसका मतलब आप दोबारा से वो करिए। एनसीईआरटी में ये जो आइडेंटिफिकेशन के जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये सारे अच्छे से चाहे 2-2 बार प्रैक्टिस करके देख लीजिए। पहली बार समझ लीजिए क्या किया गया, उसके बाद अपने आप करने की कोशिश कीजिए एक बार। देन आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रीज़निंग का। रीज़निंग के 2-3 तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, या तो अकाउंट करने के लिए आते हैं, या फिर वैसे ही क्वेश्चन आ जाता है और लिखा जाता है गिव रीज़न। तो रीज़निंग भी वहीं पे ही आती है। रीज़निंग काफ़ी लंबा आ जाता है, कम से कम 5-6 ओवरऑल। अकाउंट जो है करने का मान लो 2 मार्क्स का आ गया, लेकिन इसके अलावा भी हर जगह पे पूछा जाता है कि इसका कारण क्या है या उसका कारण क्या है, तो वो जो है ये लगभग 5 टू 6 मार्क्स, इवन ज़्यादा मार्क्स का भी हो जाता है। देन कन्वर्जन आ जाती है। कन्वर्जन ज़रूरी नहीं है एक प्रॉपर क्वेश्चन आए, मेन कई बार ऐसा होता है वो ऑप्शन में दिया होता है। देन आपका आईयूपैक नोमेनक्लेचर आ जाता है, मैक्सिमम 2 मार्क्स का आता है। तो ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब कोई बच्चे हैं वो ये कहते हैं कि भई मेरे से ना ऑर्गेनिक पूरी नहीं हो पा रही, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ़ कन्वर्जन पे ध्यान देते हैं कि कन्वर्जन नहीं हो पाई मेरे से, या मैं किसी एक पर्टिकुलर कन्वर्जन में अटक गया तो मेरे से नहीं हो पाएगी। अब अगर आप कोई नॉर्मल बच्चा भी है, अगर वो इतने कर लेता है, आप खुद देखिए ये इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, डिस्टिंग्विश बिटवीन नेम, रिएक्शन और मैकेनिज्म, ये तो
बड़े आराम से हो जाएँगे। उसके बाद रीज़निंग भी काफ़ी हो जाती है। तो इतना मुश्किल नहीं है ऑर्गेनिक को पढ़ना। तो अब हम एक-एक करके जो कैटेगरीज़ हैं उनको देखेंगे। ओवरऑल चारों चैप्टर्स में जो दिया हुआ है वो देखना है हमने। अब पहला आता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो-जो क्वेश्चन्स आते हैं वो मैं बता रही हूँ। आपको अरेंज करना आ सकता है अकॉर्डिंग टू देयर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, या सॉल्युबिलिटी या डेंसिटी की बात करें, लगभग इतना ही किस चैप्टर में है, किसी में नहीं है। जैसे हेलो अल्केन्स में दिया हुआ है डेंसिटी का, कि जैसे-जैसे मास बढ़ेगा डेंसिटी भी बढ़ेगी। जैसे-जैसे हैलोजन जो है, जैसे अगर क्लोरीन होगा, क्लोरीन वाला कंपाउंड है उसकी कम होगी, देन ब्रोमीन वाले की ज़्यादा होगी, इस तरह से। तो बेसिकली मेन हम कर रहे हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मैं दोबारा बोल रही हूँ, अगर कोई चीज़ छूट जाती है, वो आपकी ऑलरेडी हमने पहले कराई हुई है, तो आप दोबारा देख लीजिएगा। देन मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आता है। दूसरा क्वेश्चन आता है, आपको कंपाउंड्स दे दिए जाते हैं, यू हैव टू अरेंज देम अकॉर्डिंग टू देयर एसिड स्ट्रेंथ। तो जो ज़्यादा एसिडिक है उसको आपने बताना है, या तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना होता है या डिक्रीजिंग। मान लीजिए आपके पास 3 कंपाउंड है ए, बी, सी। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है कि बढ़ते क्रम में लिखना, मतलब जो ज़्यादा एसिडिक है उसे सबसे बाद में लिखना। तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो गया? डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर हम देखें इस तरह से, तो दोनों में ही अगर आप ध्यान से देखेंगे, ए जो है इट इज़ मोर एसिडिक। तो दोनों में ए एसिडिक है, तो हमने ये जो सिंबल बनाया है उसी के अकॉर्डिंग बनाया है। कुछ बच्चे ये ना सोचे कि अगर मैंने इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख रही हूँ तो इसका मतलब मैं ऐसे लिख रही हूँ। ये तो आपने गलत लिख दिया, ये तो फिर से आपने आंसर ही गलत लिखा है। ये कहता है कि सी जो है ज्यादा एसिडिक है, पर अगर मान लीजिए ए ज्यादा एसिडिक है तो ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर को असेंडिंग और डिक्रीजिंग को डिसेंडिंग भी बोल देते हैं। इसके अलावा कई बार क्या होता है, इनडायरेक्टली बोला जाता है पीके ए के अकॉर्डिंग लिखिए। अब मैंने आपको बताया है कि अगर एसिड स्ट्रेंथ जो है वो सी की कम होगी और सबसे ज्यादा ए की होगी, तो अगर मैं इसको पीके ए के हिसाब से अरेंज करूं, तो जो आपका ए आता है उसका जो पीके ए आएगा वो कम आएगा, सबसे कम। ये देख लीजिए। कई बच्चे क्या करते हैं, वो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और मैं कह रही हूँ इसको उसका ऑर्डर उल्टा होगा तो वो कुछ और ही पता नहीं क्या सोचकर वो इस तरह से कर देते हैं कुछ। अम, वो ऐसे कर देते हैं। तो ये नहीं है, पीके का मतलब है जो ज़्यादा एसिडिक है उसका जो पीके आएगा वो कम आएगा, तो इसका जो पीके आएगा वो कम आएगा अगर हम देखें। यहाँ बी आएगा बीच में, देन सी। इसी तरह से बेसिक स्ट्रेंथ के हिसाब से अरेंज करने आते हैं, या पीके बी के हिसाब से आते हैं अरेंज करने। देन आपका अगला क्वेश्चन आता है, रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना होता है। रिएक्टिविटी के 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, या तो SN1 के हिसाब से अरेंज करिए, या SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंगली बताइए कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, कौन कम रिएक्टिव होगा। और दूसरा जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है वो आता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से रिलेटेड। इसमें एल्डिहाइड और कीटोन दिए होते हैं। आपसे पूछा जाता है कि एल्डिहाइड और कीटोन, कुछ कंपाउंड्स दिए होते हैं जो कि एल्डिहाइड या कीटोन है, आपको उनको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और वैसे भी ये चीज आप ध्यान रखिए या रट्टा लगा लीजिए कि एल्डिहाइड और कीटोन में अगर वो रिएक्टिविटी पूछ रहे हैं तो वो इसी रिएक्शन की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को स्पेसिफिकली भी पूछ सकते हैं कि जब HCN के साथ रिएक्ट होंगे ये जो कंपाउंड है, मान लीजिए मैं कुछ एल्डिहाइड और कीटोन दे दूं तो क्या रिएक्टिविटी होगी, मतलब मैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की ही बात करूंगी। तो इसको चाहे रट्टा लगा लीजिए कि एल्डिहाइड और कीटोन में रिएक्टिविटी जब भी पूछेंगे तो आपके कोर्स के हिसाब से वो रिएक्टिविटी जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। मैं वैसे नहीं कह रही हूँ कि ऐसे तो कई तरह की रिएक्टिविटीज होते सकती हैं, पर आपके कोर्स के अकॉर्डिंग अगर एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्टिविटी पूछी गई है और आप पता नहीं लगा पा रहे हैं ये किस तरह का रिएक्शन है, तो मैं ये कह रही हूँ कि ध्यान रखिए वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में ये सब मैं एक शॉर्ट में बता रही हूँ जितना आपको ध्यान होना चाहिए।
सबसे पहले तो अगर आप कंपेयर करें कंपाउंड्स को विद कंपेरेबल मास, तो इन सब चीजों को हमने डिटेल में पहले कर लिया है। तो सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, बिकॉज इसमें एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। उसके बाद अल्कोहल का होता है, देन अमीन्स का होता है। हालांकि अल्कोहल और अमीन्स में दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट जो अल्कोहल है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज इसमें ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन नाइट्रोजन इन अमीन। उसके बाद आपका आता है कीटोन्स का, देन आता है आपका एल्डिहाइड का, और इसका जो होता है ईथर और हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है। देन बात आती है अल्काइल हैलाइड की, वो कहाँ आएंगे, उनको हम एल्डिहाइड और कीटोन के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं अपने 12th के अंदर। तो वैसे उनका जो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ईथर्स और हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है, अल्काइल हैलाइड का अमीन से कम होता है। ठीक है, और अगर आप सेम फंक्शनल ग्रुप की बात करें, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, इंक्रीज करता है, अगर सेम फंक्शनल ग्रुप है। और अगर आप ब्रांचिंग को देखें, मतलब अगर आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो, सपोज ये आपका एक कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें मैं हाइड्रोजन नहीं बनाया, बना लीजिएगा, चलो बना ही देते हैं नहीं तो। तो ये जो कंपाउंड है, अगर आप इसको कंपेयर करें ये दूसरे कंपाउंड से, सपोज मान लीजिए इस कंपाउंड से मैं कंपेयर कर रही हूँ, तो नीचे वाले कंपाउंड में ब्रांचिंग है, तो ब्रांचिंग से क्या होता है, सरफेस एरिया कम होता है, वॉन्डरवल फोर्सेस भी कम होते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। ये चीज ध्यान रखनी है आप लोगों ने, तो कभी भी क्वेश्चंस आते हैं तो उनको रीड आउट करना है। एक चीज और है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर आज आप पढ़ने के बाद क्या करेंगे, जब आप घर जाएंगे तो जितने भी क्वेश्चंस एनसीईआरटी की बुक में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर के दिए हुए हैं, उनको क्या करिए, क्वेश्चन एक जगह पे लिख लीजिए। ठीक है, या उनकी अगर आप पिक क्लिक करना चाहते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन की, और उसके बाद उनको खुद करने लगिए, और आपको प्रैक्टिस हो जाएगी जितने भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर के क्वेश्चंस हैं। देन बेटा अगर हम बात करें सिर्फ अल्काइल हैलाइड की, तो अल्काइल हैलाइड्स में क्या होता है, सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट है, अगर आर सेम है, अल्काइल चेन सेम है, तो सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो आर आई का होगा, क्योंकि जितना साइज बड़ा होगा हैलाइड आयन का, उतना ज्यादा जो है वंडरवल फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगे। तो इस वजह से आर आई का सबसे ज्यादा होगा, देन आरबीआर, देन आरसीएल, देन आरएफ, अगर आर सेम है। अगर आर सेम नहीं है तो अलग बात है। देन इससे अगली बात ये कहनी है कि अगर आप डाई हैलाइड्स की बात करें, एरोमेटिक डाई हैलाइड्स की, तो जो पैरा आइसोमर होता है, देखिए एक्स एक्स जो है पैरा पे है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, तो पैरा का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट नहीं, मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रही हूँ, वो ज्यादा होता है ऑर्थो और मेटा आइसोमर से। ये रीजनिंग में आता है क्वेश्चन, लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया है, पर ये ध्यान रखना है, ये रीजनिंग में आता है कि जो पैरा आइसोमर होता है ऑफ डाई हैलाइड्स, एरोमेटिक डाई हैलाइड्स, तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, दोबारा सुनिएगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट नहीं, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ सिमेट्री, इट कैन बेटर फिट इनटू क्रिस्टल लैटिस। देन आपका आता है बॉइलिंग पॉइंट की, अगर हम बात करें, जैसे जैसे अगर हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ हैलोजन इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी आपका इंक्रीज करेगा, बिकॉज वंडरवल फोर्सेस इंक्रीज कर रहे हैं। देन अमीन्स की बात करें, ये मैं चारों चैप्टर को बता रही हूँ। अमीन्स में आपने पढ़ा था कि जो 1 डिग्री अमीन होते हैं, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 बनती है, तो इस वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे ज्यादा होगा, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। 3 डिग्री वाले में तो कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता है नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ, सो इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, तो सबसे कम अगर आप अमीन्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो 3 डिग्री का सबसे कम होगा अमीन का, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो ये था आपका बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड। तो ये सबको समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है। उसके बाद बेटा आता है एसिड स्ट्रेंथ। पूरा कंसेप्ट नहीं, थोड़ा बता रहे हैं आपको, पूरा मैं रीजनिंग नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि कई बार इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर के जो क्वेश्चंस हैं, ताकि आपसे वो हो जाए।
अब आता है अल्कोहल। अगर आप एसिड स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं, एसिड स्ट्रेंथ में एक चीज ध्यान रखनी है, जितना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा उतना कम पीकेए आएगा। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है ये एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है के। तो एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो के ज्यादा होगा और पीके क्या होगा, कम होगा। तो इसमें गड़बड़ मत कर दीजिएगा। मान लो आप कहें कि पीके कम है, तो अगर पीके कम होगा स्ट्रॉन्गर एसिड का तो के ज्यादा होता है। तो ये मत सोचिएगा के देखकर बस फटाफट लिख दें कि लो होगा, नहीं। के अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो के ज्यादा होता है, इसी वजह से पीके ए जो होता है वो कम होता है। आप क्योंकि जो पीके होता है इट इज माइनस लॉग ऑफ के। तो के ज्यादा होता है तभी पीके कम आता है। देन अगर आप कंपेयर करें तो आप ये देखेंगे यहाँ मैंने वाटर लिखा हुआ है। तो ये जो अल्कोहल्स होते हैं ये मैंने सारे एसिडिक कंपाउंड लिखे हैं, ऐसे कंपाउंड विच कैन शो एसिडिक प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं कई, जैसे आप वाटर की बात करें, मतलब यहाँ पे एसिड का मतलब है जो प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। तो अगर आप अल्कोहल को कंपेयर करते हैं वाटर से तो आप ये देखेंगे अल्कोहल जो होते हैं दे आर लेस एसिडिक देन वाटर। अगर मैं कह रही हूँ ये अल्कोहल से लेस एसिडिक है, सॉरी, अल्कोहल जो है वो वाटर से लेस एसिडिक है, इसका मतलब इनका जो पीके आएगा वो क्या आता है, ज्यादा आता है देन वाटर। उसके बाद आता है आपका फिनॉल। फिनॉल जो है वो अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, वाटर भी लिख दिया। उसके बाद आता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं वो होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। देन आपके मिनरल एसिड्स होते हैं जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड। तो लेकिन हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। तो अगर इनकी एसिड स्ट्रेंथ कंपेयर करें तो आप देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो फिनॉल से भी ज्यादा एसिडिक होते हैं। यहाँ पे मैं रीजन नहीं डिस्कस कर रही हूँ इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ, बाकी इतना ध्यान रखना है। बाकी फिनॉल जो है वो अल्कोहल से भी ज्यादा एसिडिक होते हैं, इसका भी रीजन आता है तो उसे रीजनिंग में डिस्कस कर लेंगे दोबारा से। देन आप देखें बेटा अल्कोहल 3 तरह के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमने एसिड स्ट्रेंथ लिखी हुई है कि क्या होगी। तो चाहे 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, चाहे 3 डिग्री हो, ये सारे वाटर और फिनॉल से तो कम ही एसिडिक होंगे। लेकिन अगर आप इनको कंपेयर करते हैं आपस में तो सबसे ज्यादा एसिडिक होते हैं 1 डिग्री, देन आपका 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। देन अगर आप फिनॉल्स को कंपेयर करें तो फिनॉल्स में ऐसा भी हो सकता है कि अनसब्स्टिट्यूटेड फिनॉल हो, और ये भी हो सकता है कि फिनॉल के किसी पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, जैसे NO2 हो गया, हेलोजन हो गया। और या ये भी हो सकता है कि इसके किसी ऑर्थो मेटा या पैरा पे किसी पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेसिकली दो हम ज्यादातर आते हैं, जो एक आता है आपका अल्कोक्सी OR। OR में OCH3 हो गया तो मिथॉक्सी हो गया, या फिर R अल्काइल ग्रुप। ये देखिए R लिखा हुआ है यहाँ पे। R मतलब जैसे मान लीजिए CH3 हो गया, C2H5 हो गया। तो ये कह रहे हैं कि जो फिनॉल्स होते हैं उस केस में, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था फिनॉल एसिडिक है, जो भी चीज एसिडिक होती है वो प्रोटॉन डोनेट करने के बाद एक अनायनिक स्पीशीज बनाती है। तो फिनॉल फिनॉक्साइड आयन बनाता है, इसके ऊपर माइनस चार्ज है। तो जो फिनॉक्साइड आयन को स्टेबल करेगा वो उसकी एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। तो मैंने कहा था जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं दे कैन जो है इंक्रीज द एसिड स्ट्रेंथ। तो अगर फिनॉल के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दे तो एसिड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू अनसब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। और अगर आप उसको कंपेयर करें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से तो उसकी एसिड स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। तो ये हमने पहले कर लिया था, इसकी जो रीजनिंग है वो हम आगे रीजंस में करेंगे, लेकिन अभी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर कर रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. अब बेटा अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को कंपेयर करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ पे मैंने एरोमेटिक बनाए हैं, अभी मैंने कंपेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि इसमें एक एग्जांपल दिया है मैंने कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा होगा तो आपको पता है कि एसिड स्ट्रेंथ चाहे वो फिनॉल की हो चाहे वो ये आपके एसिड्स की हो, कार्बोक्सिलिक एसिड की बढ़ा देते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो इस तरह से आपको करना है। सपोज मान लीजिए आपको आ जाए एक एसिटिक एसिड आ गया
और एक आ गया CH2 या CLS, COOH। मैं बोलूँ कि इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन होगा? ए होगा या बी होगा बताइए? बी। बी होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जितना नजदीक होगा उतनी ज्यादा एसिड स्ट्रेंथ को ये बढ़ाएगा। जैसे जैसे ये दूर होता जाएगा वैसे वैसे एसिड स्ट्रेंथ घटेगी। आप कहेंगे ये पास या दूर का मतलब क्या हो गया? अब आप खुद देखिए, ये कंपाउंड बनाया है मैंने, एक मैंने हाइड्रोजन यहाँ ज्यादा कर दिया, एक मिनट। हाँ, ये ठीक है। और अब मैं इसको एक एक और कंपेयर कर रही हूँ इससे। अब आप देखिए दोनों में ही Cl ग्रुप है, कौन ज्यादा एसिडिक होगा, ये ए या ये बी? ए, क्योंकि यहाँ क्लोरीन जो है वो ज्यादा नजदीक है इसके, और यहाँ पे वो थोड़ा दूर हो गया क्लोरीन, तो इस वजह से। तो बाकी रीजन जो है वो रीजनिंग में आते हैं, वो तब डिस्कस करेंगे, पर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर आपका गलत नहीं होना चाहिए ना। देन नेक्स्ट आता है बेटा बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ में एक चीज ध्यान रखनी है, जितना ज्यादा बेसिक चीज होगी उसका पीकेबी उतना कम आएगा, क्योंकि ज्यादा बेसिक चीज होगी तो उसका केबी ज्यादा होता है और पीकेबी कम होता है। तो ये तो हमने अमीन्स को ही पढ़ा था। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर आप कंपेयर करते हैं अमीन्स में, तो अमोनिया यहाँ पे मैंने बीच में लिखा है, अगर आप कंपेयर करें तो अमोनिया से ज्यादा बेसिक होते हैं एलिफेटिक अमीन्स। जितने भी एलिफेटिक अमीन्स होते हैं, चाहे 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, चाहे 3 डिग्री हो, तीनों के तीनों अमोनिया से ज्यादा जो है बेसिक होते हैं। और जो एरोमेटिक अमीन्स होते हैं ये कम बेसिक होते हैं। मेन रीजन क्या होता है? अगर बेसिक कैरेक्टर की बात करें तो लोन पेयर होता है। जो लोन पेयर आसानी से दे देगा वो ज्यादा बेसिक होगा। तो एरोमेटिक अमीन में जो लोन पेयर होता है इट इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, तो इस वजह से ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, सो लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन, तो ये लेस बेसिक होते हैं। जबकि एलिफेटिक अमीन में एक आर ग्रुप होता है विच हैज प्लस आई इफेक्ट, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे बढ़ जाती है और आपकी बेसिसिटी बढ़ जाती है। अब आती है बेटा एलिफेटिक अमीन्स के ही अंदर अगर हम कंपेयर करें, 3 तरह के अमीन्स होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अगर पेपर में आ जाता है गैसियस फेस, आपको कुछ कंपाउंड दे दें, कुछ अमीन्स दे दें और मैं बोलूं गैसियस फेस में आपको क्या लिखनी है, इनकी बेसिसिटी लिखनी है। तो याद रखना है गैसियस फेस में जब आपने लिखनी है तो प्लस आई इफेक्ट को ही कंसीडर करते हैं आर ग्रुप के। तो 3 डिग्री अमीन सबसे ज्यादा बेसिक होते हैं, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए, ये जितने भी मैंने ऑर्डर लिखे हैं, मैंने ऑर्डर लिखा है एसिड स्ट्रेंथ का या बेसिक स्ट्रेंथ का, यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखा है। ठीक है, अगर कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो वो एसिड थोड़ा कम होगा, और लेकिन अगर मैं उसका पीकेबी का नहीं लिख रही हूँ, अगर मैं कहती पीकेबी का ऑर्डर बताइए तो वो ऐसा होता पीकेबी का, क्योंकि 1 डिग्री अमीन सबसे कम बेसिक होंगे तो उनका पीकेबी जो है सबसे ज्यादा आएगा ना। तो ये मैं सारे ऑर्डर लिख रही हूँ एसिड या बेसिक स्ट्रेंथ के हिसाब से। तो ये गैसियस फेस अगर आ जाता है तो आपने इसमें ज्यादा नहीं सोचना है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक होंगे, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि प्लस आई इफेक्ट। लेकिन अगर बेटा एक्वस फेस आता है, एक्वस फेस में बहुत सारी चीजें रोल प्ले करती हैं, एक सॉल्वेशन इफेक्ट प्ले करता है, प्लस आई भी प्ले करता है। तो इन सबका जो प्लस आई की वजह से तो 3 डिग्री ज्यादा एसिड बेसिक होगा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री अमीन। लेकिन अगर आप बात करें स्टेबिलिटी ऑफ एनिलीनियम, जो आपकी अमोनियम आयन बनेगा, स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम आयन, जैसे ये आपका 1 डिग्री का मैंने अमोनियम आयन बनाया है, इसको बोलते हैं अल्काइल अमोनियम आयन। तो इनकी स्टेबिलिटी के ऊपर, और इसकी जो स्टेबिलिटी की अगर बात करें वो सॉल्वेशन के ऊपर डिपेंड करती है कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना कितनी बेटर तरीके से बना सकते हैं। तो ओवरऑल एक्वस मीडियम में ये दोनों फैक्टर काम करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपको सिर्फ ध्यान रखना है, ये इथाइल अगर आर इथाइल के बराबर है तो सबसे ज्यादा जो होगा वो 2 डिग्री,
तो 2 डिग्री तो, और R अगर यहाँ पे मिथाइल के बराबर है तब भी 2 डिग्री। अगर ये आपका इथाइल है तो देन 3 डिग्री, उसके बाद आपका आएगा 1 डिग्री, देन अमोनिया। यहाँ पे थोड़ा अलग आता है, इसका रीजन हम पहले ही बता चुके हैं, तो ये याद कर लीजिएगा अगर एक्वस मीडियम आता है, ठीक है। देन बेटा नेक्स्ट आता है अगर हम एरोमेटिक अमीन्स की बात करें, तो एरोमेटिक अमीन्स के अंदर ये एनिलिन में एनिलीनियम आयन बनता है ना, यहाँ पे प्लस आ जाता है। अब आप खुद सोचिए अगर ये एनिलीनियम आयन को स्टेबल कौन करेगा, जो इलेक्ट्रॉन जो क्योंकि प्लस चार्ज है, जो डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन ग्रुप। डोनेटिंग ग्रुप है, हाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं और एसिड में उल्टा करते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ा देंगे और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो कम कर देंगे। तो इनको डिटेल में पहले ही कर चुके हैं, दोबारा आप देख लीजिएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. बेसिक स्ट्रेंथ एक मैंने यहाँ लिखना मैं भूल गई, वो था अल्कोक्साइड आयन की बेसिक स्ट्रेंथ। ये जो RO माइनस, या मैं कह दूं यहाँ पे Na लगा दूं, ये जो है ये हमारा बेसिक होते हैं। तो इसमें भी ना अल्कोक्साइड आयन अगर हम देखें, ये 1 डिग्री अल्कोक्साइड आयन होता है, इसी तरह से ये आपका 2 डिग्री होता है। ऐसे ही एक मैंने 3 डिग्री, यहाँ पे जगह नहीं है, 3 डिग्री या 3 R होते हैं। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा जो आसानी से प्रोटॉन ले ले? प्रोटॉन कौन लेगा? ऑक्सीजन लेगा ना, जितना ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होगा। अब आप बताइए सबसे ज्यादा माइनस चार्ज ऑक्सीजन पे किस वाले में होने वाला है, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री वाले में? प्लस आई इफेक्ट देखिएगा, 3 डिग्री में। 3 डिग्री में। तो सबसे ज्यादा जो बेसिक होता है, बेसिक की अगर हम बात करें तो वो आपका होता है 3 डिग्री अल्कोक्साइड आयन। बेसिक की अगर हम बात करें तो ये मैं लिखना भूल गई, मैं लिख दूंगी। तो सबसे ज्यादा अगर अल्कोक्साइड आयन में देखें तो 3 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे आप खुद देखिए प्लस आई इफेक्ट की वजह से माइनस चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी और ये बेटर तरीके से प्रोटॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो 3 डिग्री जो है वो ज्यादा बेसिक होता है। तो ये था बेसिक स्ट्रेंथ। अब अगला आता है रिएक्टिविटी टुवर्ड SN1 एंड SN2। तो SN1 और SN2 में अगर आप SN2 की बात करें, इसमें क्या होता है? इसमें आपको बताया था कि मान लीजिए यहाँ पे आपका X लगा हुआ है और कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, तो वो क्या करता है? बैक साइड अटैक करता है, साइमल्टेनियस अटैक होता है, बैक साइड अटैक होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है इसमें। ये भी हमने पहले बताया था। अब देखिए अटैक हो रहा है बैक साइड, तो इस कार्बन पे क्या होनी चाहिए? भीड़ भाड़ कम होनी चाहिए, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होनी चाहिए। तो स्टेरिक हिंड्रेंस जितनी कम होगी उतना ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। तो जो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होते हैं इनमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होती है देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो इसलिए SN2 में जो ऑर्डर रहता है रिएक्टिविटी का वो रहता है कि जो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, जैसे कि सपोज अगर आप देखें RCH2X, ये 1 डिग्री हो गया। देन अगर आप 2 डिग्री की बात करें, ये 2 डिग्री हो गया। तो अब आप खुद सोचिए ये जो कार्बन है इस पे मैं एस्ट्रिक बना देती हूँ। किस कार्बन पे जो स्टेरिक हिंड्रेंस है, या जिसे नॉर्मल भाषा में बोले भीड़ भाड़ कम है, ए वाले में, बी वाले में? मैम ए वाले में। ए वाले में। भीड़ भाड़ ए कम है, वाले में। मतलब 1 डिग्री में, 1 डिग्री में। तो इस वजह से ये जो है इसका जो रिएक्टिविटी होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, बाकी डिटेल में तो वो अलग से पढ़ेंगे। देन आपका आता है SN1। SN1 में क्या होता है? कार्बोकटायन बनता है रास्ते में, इंटरमीडिएट बनता है कि जैसे उसके अंदर 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है। सपोज मान लीजिए आपका, एक मिनट, ये है। तो इसमें क्या होता है? पहले स्टेप में जो कि स्लो स्टेप होता है, ये कार्बोकटायन बनता है। ये कार्बोकटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा रिएक्टिविटी होगी टुवर्ड SN1। तो अगर यहाँ पे अगर ये 3 डिग्री हो, आप खुद सोचिए, तो 3 डिग्री प्लस आई इफेक्ट की वजह से कटाइन की जो स्टेबिलिटी है वो कम होगी या ज्यादा होगी? प्लस आई की वजह आधा। से ज्यादा होगी।
तो ज्यादा होगी क्योंकि भाई ये प्लस चार्ज को कम करेंगे, तो इसका मतलब जो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होंगे दे विल बी मोर जो है स्टेबल। देन बेटा ये रीजनिंग का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया। SN1 और SN2 में ये दो कंपाउंड आ जाते हैं। ये एक अलाइलिक क्लोराइड दिया हुआ है मैंने। अलाइलिक क्लोराइड में क्या होता है कि ये जो हेलोजन एटम जो है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इससे अगला कार्बन डबल बॉन्ड वाला है, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। वो कार्बन नहीं जिससे क्लोरीन जुड़ा हुआ है या हेलोजन जुड़ा हुआ है, उससे अगला कार्बन। ये जो अलाइलिक क्लोराइड यहाँ पे मैंने लिखा है, ब्रोमाइड भी हो सकता है, आयोडाइड भी हो सकता है। तो अलाइलिक जो हैलाइड्स होते हैं या बेंजाइलिक, बेंजाइलिक किसे बोलते हैं? ये आपका अगर देखें, दिस इज बेंजाइल क्लोराइड, कि क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे अगला कार्बन बेंजीन रिंग का है। तो ये दोनों में ही पूछ सकते हैं कि भाई कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो ये मैकेनिज्म फॉलो करते हैं SN1। क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि इनमें जो कार्बोकटाइन बनता है, मैंने यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाया है, यहाँ पे जो कार्बोकटाइन बनता है वो ज्यादा स्टेबल बनता है थ्रू रेजोनेंस। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर मैं कभी कह दूं कि ये जो कंपाउंड है इसमें SN1 होता है, क्यों होता है, मान लो आप कभी गलती से भूल जाओ या माइंड से स्किप हो जाए जल्दी जल्दी में, तो आप सोचिए SN1 में क्या होता है, कार्बोकटाइन बनता है, तो कार्बोकटाइन होगा स्टेबल होगा तभी बनता होगा। तो आप इतना भी लिख दें, बिकॉज कार्बोकटाइन इज मोर स्टेबल। और रीजन यहाँ पे क्या, ड्यू टू रेजोनेंस, कार्बोकटाइन इज मोर स्टेबल थ्रू रेजोनेंस। ठीक है, तो इस वजह से इन दोनों में SN1 प्रेफर होता है। देन बात आती है बेटा, चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, दोनों में ही अगर R ग्रुप सेम है तो सबसे ज्यादा जो होता है रिएक्टिविटी वो RI की होती है, बिकॉज I इज द बेटर लिविंग ग्रुप। इसका साइज बड़ा होता है, जल्दी से छोड़ के चला जाता है। चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, दोनों में ये ऑर्डर रहता है अगर आपका R सेम है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन बेटा मैंने यहाँ पे लिखे हैं इसी में ही, जैसे दो अल्कोहल चैप्टर में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल दिया हुआ है। अल्कोहल को डिहाइड्रेशन की हुई है तो वो अल्कीन बनाता है, और नीचे वाले में आप देखिए इसमें भी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन हो रही है पर ये ईथर बना रहा है। तो दोनों जो है लगभग सेम ही रिएजेंट हम यूज करते हैं, बस टेम्परेचर का फर्क होता है। तो जो जब अल्कोहल अल्कीन बनाता है तो उस केस में जो है एलिमिनेशन होती है। हालांकि उसको मैं SN1 नहीं कह सकती हूँ, पर यहाँ पे क्योंकि आपने एलिमिनेशन के भी मैकेनिज्म होते हैं E1 E2, वो नहीं कर रहे हैं, पर यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि जब अल्कोहल अल्कीन में टूटता है तो कार्बोकटाइन बनता है एज एन इंटरमीडिएट, जैसा कि SN1 में बनता है। तो अब आप खुद सोचिए कौन सा कार्बोकटाइन स्टेबल होता है, 3 डिग्री, 1 डिग्री या 2 डिग्री? 3 डिग्री। 3 डिग्री मैम। सबसे 3 ज्यादा। डिग्री। तो इस केस में जो अल्कोहल होगा उसकी जो रिएक्टिविटी होगी जब वो अल्कीन बनाएगा वो कब होगी, 3 डिग्री की सबसे ज्यादा होगी, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। देन बेटा जब अल्कोहल से ईथर बनता है, इसी सेम रिएक्शन में टेम्परेचर का फर्क होता है, इसका मैकेनिज्म भी आता है दोनों रिएक्शन का। तो इस वाले रिएक्शन में जब अल्कोहल ईथर में चेंज होता है तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है, मतलब बैक साइड अटैक होता है। तो जो अल्कोहल है तो उसपे स्टेरिक हिंड्रेंस, क्योंकि यहाँ पे जब SN2 मैकेनिज्म हो रहा है तो स्टेरिक हिंड्रेंस देखनी पड़ेगी। तो स्टेरिक हिंड्रेंस जिस अल्कोहल में कम होगी, रिएक्टिविटी उसकी ज्यादा होगी, उसमें ज्यादा जो एबिलिटी होगी ईथर बनाने की। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होगा वो होगा 1 डिग्री अल्कोहल, बिकॉज इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। क्योंकि मैकेनिज्म कौन सा फॉलो होने वाला है, SN2, अगर वो ईथर बनाता है। ये सबको समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट और ये लास्ट आता है रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। तो बेटा अगर आपको